गुड इवनिंग बच्चों। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। आज हम इकोनॉमिक्स का लास्ट चैप्टर करने जा रहे हैं जिसका नाम है ग्लोबलाइजेशन। इसके अंदर हम कुछ मेन टॉपिक्स पढ़ेंगे, जैसे कि ग्लोबलाइजेशन का मीनिंग क्या है, एमएनसीज क्या होते हैं, फॉरेन इन्वेस्टमेंट क्या है, कौन कौन से फैक्टर्स है जिनकी वजह से ग्लोबलाइजेशन हुआ, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स क्या होती हैं और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इनके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो स्टार्टिंग विद द ग्लोबलाइजेशन, कि ग्लोबलाइजेशन का मीनिंग क्या होता है। सिंपली समझ लो, कंट्रीज का आपस में कनेक्ट होना क्या कहलाता है, ग्लोबलाइजेशन कहलाता है। तो ग्लोबलाइजेशन इज नथिंग बट इट्स अ प्रोसेस ऑफ रैपिड इंटीग्रेशन एंड इंटरकनेक्शन बिटवीन कंट्रीज। अब कंट्रीज आपस में किस तरह से कनेक्ट होती है, तो कई तरह से जो है कंट्रीज आपस में कनेक्ट होती हैं। उनमें से जो मेन है, एक तो ट्रेड के थ्रू, एक आपका इन्वेस्टमेंट के थ्रू। कि मान लो कि इंडिया की कंपनी यूएस के अंदर जाके अपना बिजनेस ऑपरेट कर रही है, तो इस तरह से यूएस और इंडिया कनेक्ट हो गई। सिमिलरली इंडिया की कंपनी श्रीलंका के अंदर जाके अपना बिजनेस ऑपरेट कर रही है, तो इस तरह से इंडिया जो है श्रीलंका के साथ कनेक्ट हो गई। इस तरह से क्या हो रहा है, देयर इज अ इंटीग्रेशन और इंटरकनेक्शन बिटवीन द कंट्रीज। और भी कई तरीके ऐसे हैं, जैसे मान लो कि आप एजुकेशन के लिए जा रहे हो किसी दूसरी कंट्री के अंदर, एट द सेम टाइम आप एजुकेशन को छोड़ के आप देख लो, जैसे टूरिज्म हो गया, कोई इंसान एक जगह से दूसरी जगह घूमने के लिए जाता है। दीज ऑल आर द रीजंस बिहाइंड द ग्लोबलाइजेशन, कि इस तरह से जो है कंट्रीज आपस में इंटरकनेक्ट होती है। बट मेन जो है वो आपका ट्रेड है और इन्वेस्टमेंट है, जो कि मल्टीनेशनल कंपनीज करती है। नाउ सेकेंड मेन कंसेप्ट जो आपको ध्यान रखना है कि एमएनसीज क्या होती है। तो एमएनसीज का फुल फॉर्म पहले ध्यान रखेंगे, क्या होता है, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस। इसी को हम मल्टीनेशनल कंपनीज भी कहते हैं। सिंपली वो कंपनीज जिसकी प्रोडक्शन जो है एक से ज्यादा कंट्री के अंदर होती है, या फिर कह लो वो कंपनीज जो एक से ज्यादा कंट्री के अंदर अपने बिजनेस को ऑपरेट कर रही है, ऐसी कंपनी को हम क्या कहते हैं, एमएनसीज कहते हैं। ठीक है, जैसे आपने नाम सुना होगा एशियन पेंट्स का, एशियन पेंट्स हो गया। सिमिलरली अमेजन, ऐसा तो नहीं कि अमेजन सिर्फ इंडिया में है, फ्लिपकार्ट, अमेजन मान लो, अमेजन बेहतर एग्जांपल है, गूगल, यूट्यूब, दीज आर द मल्टीनेशनल कंपनीज दैट इज ऑपरेटिंग देयर बिजनेस इन मोर देन वन कंट्री। जो थर्ड कंसेप्ट है, दैट इज द फॉरेन इन्वेस्टमेंट। फॉरेन इन्वेस्टमेंट क्या होता है, देखो सिंपली पहले समझो इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है। वेन एवर यू यूज द टर्म इन्वेस्टमेंट, इसका मतलब है कि जब आप किसी चीज में पैसा लगाते हो तो इस पर्पज से लगाते हो कि फ्यूचर में हमें रिटर्न आएगा। तो जब इस तरह इस सोच से अगर हम पैसे को इन्वेस्ट करते हैं या पैसे लगाते हैं, तो इसी को हम कहते हैं इन्वेस्टमेंट, जो आपको फ्यूचर में रिटर्न देगा। अब होता है फॉरेन इन्वेस्टमेंट, क्या होता है, जब एमएनसीज कोई भी एसेट खरीदती है, जैसे कि लैंड, बिल्डिंग्स या मशीन, मतलब कंपनीज जब इन्वेस्ट करती है, कंपनीज जब कोई एसेट खरीदती है, तो उसी को हम क्या कहते हैं, फॉरेन इन्वेस्टमेंट कहते हैं। और जनरली क्या होता है, एमएनसीज हमने पढ़ा कि एक से ज्यादा कंट्री के अंदर ऑपरेट करती है। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई कंपनी है, फॉर एग्जाम्पल एप्पल कहाँ की कंपनी है, अमेरिका की। अब अमेरिका के सिवा भी जैसे इंडिया है, तो इंडिया के अंदर इन्होंने अपनी ऑफिसेज बनाई, और जब बाकी कंट्री में बनाया तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने एसेट बाई किया, और ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा फॉरेन इन्वेस्टमेंट। इज दैट क्लियर? नाउ कम टू द थर्ड टॉपिक। हालांकि ये कोई टॉपिक नहीं है, बट जिस तरह से सीबीएसई का पैटर्न चेंज हो रहा है, तो इसलिए आपको समझना है। ये एक कह लो एक तरह से घुमा फिरा के जो क्वेश्चन पूछते हैं ना, इस तरह से पूछा जा सकता है। बाकी लॉजिकल है, आप खुद भी कर सकते हो। अब देखो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल है, जैसे अमेजन हो गया, ये वॉक्सवैगन हो गया, टोयोटा हो गया, उसके साथ साथ आपका ये जैसे फॉक्सकॉन हो गया। दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ द एमएनसीज। अच्छा, जब एमएनसीज जो है मल्टीनेशनल कंपनीज हर कंट्री के अंदर जाके अपने बिजनेस को ऑपरेट नहीं करती है, वो कई सारी चीजों को अपने साथ ध्यान में रखती है। जैसे क्या, पहली बात तो जो उनकी मार्केट है, फॉर एग्जाम्पल आप कोई प्रोडक्ट बेचना चाह रहे हो, कोई एमएनसीज है, वो चाह रही है अपना प्रोडक्शन करना या फिर अपना सामान बेचना चाह रही है, तो वो देखेगी कहाँ पे जो है वो अपनी कंपनी को एस्टेब्लिश करे, जहां से उनका मार्केट नजदीक हो। तो एक होगा प्रॉक्सिमिटी, जो भी आपकी मार्केट है उससे उसके कोशिश करते हैं ये लोग कि उसके पास ही अपनी कंपनीज को एस्टेब्लिश करें। दूसरी चीज, प्रोडक्शन की जो कॉस्ट है ना वो कम आए, लो कॉस्ट प्रोडक्शन होनी चाहिए, मतलब कम से कम खर्च में
आप जो है जो चीज़ आप प्रोड्यूस करना चाहते हो वो हो जाए। साथ साथ आपको लेबर कम लगने चाहिए, जो लेबर की जो है चीप लेबर हो। चीप लेबर कैसे होने चाहिए? चीप लेबर, मतलब कि आप जब लेबर हायर कर रहे हो तो उसमें ज़्यादा पैसा खर्च ना हो, क्योंकि अल्टीमेटली पर्पस क्या है? पर्पस प्रॉफिट बनाना है। तो ये सारी चीज़ों को ध्यान रखा जाता है। और इसके लिए जैसे मान लो चाइना है, चाइना के अंदर बहुत ही चीप लेबर मिल जाते हैं, तो इसके लिए चाइना को जो बहुत सारे मल्टीनेशनल कंपनीज आपको चाइना के अंदर देखने को मिलेगी। उसी तरह इंडिया के अंदर भी कई सारी कंपनीज हमें देखने को मिलेगी जो कि इन्वेस्ट कर रही है या फिर ऑपरेट कर रही है अपने बिजनेसेस को, जैसे आईटी सर्विसेज के लिए, है ना। साथ साथ जैसे स्किल प्रोफेशनल्स है। अब इंडिया के अंदर आपने देखा होगा कस्टमर केयर, आप कहते हो ना कि हम कॉलिंग सेंटर्स जो होती है जहाँ पे लोग जॉब करते हैं, तो उसमें आप कस्टमर के साथ डील करते हो, तो कई बार आपको फॉरेन कस्टमर के साथ डील करते हैं। इसका मतलब क्या है? कंपनी कहीं और है, बट उन्होंने अपनी सर्विसेज इंडिया के अंदर दे दी कि इंडिया जो है इस चीज़ को हैंडल करेगी, या इंडिया के अंदर कोई अपनी ऑफिस बना दी, वो जो है वहां से उसको हैंडल करते सारे कस्टमर की क्वेरीज को। तो ये क्या है? ये एमएनसीज का एग्जाम्पल है। इस तरह एग्जाम्पल जैसे मैक्सिको है, मैक्सिको यूएस मार्केट के नज़दीक है, तो इसलिए जो है मैक्सिको को चुनती हैं कंपनियां प्रोडक्शन के लिए। साउथ ईस्ट एशिया की जो कंट्रीज है वहाँ पे हमें बहुत सारी एमएनसीज दिखेंगी। उसका पर्पज़ ये है कि जो भी हमें इनपुट चाहिए होता है प्रोडक्शन में, वो आसानी से मिल जाता है। नाउ जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, ये है आपका फैक्टर्स एनेबल्ड ग्लोबलाइजेशन, कि किन किन फैक्टर्स की वजह से ग्लोबलाइजेशन आ पाया है। तो ध्यान रखना है, 3 मेन फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से ग्लोबलाइजेशन आया। 3 मेन फैक्टर्स है जिसकी वजह से ग्लोबलाइजेशन आया। एक तो आपका टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, कि टेक्नोलॉजी के अंदर इंप्रूवमेंट। क्या क्या फैक्टर्स हैं? नंबर 1 टेक्नोलॉजी में इंप्रूवमेंट, एट द सेम टाइम फ्री ट्रेड, जिसको हम लिबरलाइजेशन ऑफ ट्रेड भी कहते हैं, फ्री ट्रेड, और आपका लास्टली आपका एमएनसीज। मतलब ये 3 ऐसी कह लो कि 3 ऐसे कंसेप्ट्स हैं, या फिर कह लो 3 ऐसे फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से ओवरऑल हम दुनिया के अंदर देखते हैं जो कंट्रीज है उनका इंटीग्रेशन हो पाया, या फिर वो आपस में कनेक्ट हो पाए। तो बात करते हैं कैसे टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की वजह से जो है ग्लोबलाइजेशन बढ़ा। अब जैसे देखो, पहले क्या होता था कि जो कंट्रीज है उनमें जो, अगर मान लो आप एक कंट्री से दूसरी कंट्रीज ट्रेवल करना चाहते हो, या अपने सामान को एक्सपोर्ट करना चाहते हो, या फिर आप कुछ इंपोर्ट करना चाहते हो, इट वॉज वेरी कॉस्टली। ऐसा क्यों था? क्योंकि आपको पता है ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जो पहली बात तो जो एफिशिएंट आपके लिए जो टेक्नोलॉजी है ट्रांसपोर्टेशन के अंदर वो नहीं थी हमारे पास, है ना। अब जैसे देख लो आज के टाइम में हमारे पास शिप्स है ना, कुछ दिन के अंदर ही क्या आपको लार्ज डिस्टेंस कवर कर लेती है ना, और एक ही टाइम में काफ़ी ज़्यादा जो है चीज़ें एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट हो जाती है। उसी तरह से ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम बेहतर हुआ, फिर आपका कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी अच्छी होगी, क्या आप एक दूसरे से कनेक्ट कर पा रहे हैं, ठीक है। ये जो इस तरह से टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट ने काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया ग्लोबलाइजेशन को प्रमोट करने में। अब जो सेकंड फैक्टर, दैट इज द लिबरलाइजेशन ऑफ ट्रेड। समझो होता है क्या है, नॉर्मली क्या होता है, जो कंट्रीज होती हैं वो रेस्ट्रिक्शंस लगा लेती हैं। जो कंट्रीज होती हैं वो रेस्ट्रिक्शंस लगाते हैं। किस तरह की रेस्ट्रिक्शंस लगाती हैं? जैसे फॉर एग्जांपल मान लो इंडिया है, इंडिया ने कहा कि अब जैसे यूएस है यहाँ पे, यहाँ आपका श्रीलंका है, अफगानिस्तान है, दीज कंट्रीज वांट टू एक्सपोर्ट देयर प्रोडक्ट्स इन इंडिया। ये चाहती है कि अपने सामान को इंडिया में बेचें, ठीक है। लेकिन इंडिया कहती है कि नहीं, हम बस कुछ लिमिटेड चीज़ें ही आपसे लेंगे, बाकी चीज़ें हम नहीं लेंगे, ठीक है ना। तो इसको कहते हैं रेस्ट्रिक्शंस लगाना। मतलब आप पूरी तरीके से कंट्री को अपने साथ ट्रेड नहीं करने दे रहे हो, इसी को कहते हैं रेस्ट्रिक्शंस लगाना। तो ये जो रेस्ट्रिक्शंस को हटाने का जो प्रोसेस है ना, इसी को हम क्या कहते हैं? लिबरलाइजेशन ऑफ ट्रेड। अब रेस्ट्रिक्शंस कैसे लगाते हैं? इसका मतलब ये नहीं कि ट्रेड नहीं करें, ट्रेड करेंगे। जैसे मान लो अगर आपको ऑयल नहीं मंगाना है यूएस से, तो आप क्या करोगे? जो इम्पोर्ट टैक्स होता है, मतलब यहाँ से जो यहाँ चीज़ आएगी उसके लिए इसको टैक्स देना पड़ेगा यूएस को, उसको आप बढ़ा दोगे। तो इम्पोर्ट टैक्स बढ़ा दोगे तो क्या हो गया? अब जब उसका प्रॉफिट कम होगा तो आपके कंट्रीज में सामान भेजेंगे ही नहीं। तो इस वजह से क्या होता है, वो रेस्ट्रिक्शंस लगा दिया जाता है। इसी को ये जो है आपका इसी रेस्ट्रिक्शंस के हटाने के प्रोसेस को क्या कहेंगे? लिबरलाइजेशन ऑफ ट्रेड कहेंगे। जैसे देख लो, गवर्नमेंट रिड्यूस ट्रेड बैरियर्स, जैसे कि टैक्सेस हो गया, कोटाज हो गया। कोटाज का मतलब क्या? मान लो कि सिर्फ इतना परसेंट, 20%, 30%, 10% ही जो है आप चीज़ें भेज पाओगे, ठीक है ना।
इस तरह से ग्लोबल मार्केट को ओपन करने में हेल्प किया, मतलब कि इजीली ट्रेड हो सके, ट्रेड के बीच में रेस्ट्रिक्शंस ना हो गए थे, लिबरलाइजेशन ऑफ ट्रेड। फिर एक आता है एमएनसी। एमएनसी ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, मतलब मल्टीनेशनल कंपनीज जो है, जैसे एप्पल है, सैमसंग है, टोयोटा है, दीज आर द मल्टीनेशनल कंपनीज। और इन्होंने क्या किया, अपनी बिजनेस को एक से ज्यादा कंट्रीज के अंदर क्या किया, अपने प्रोडक्शन को बढ़ाया, अपनी कंपनीज को सेटअप की, जिसकी वजह से ग्लोबलाइजेशन जो है हमें देखने को मिलता है। तो इस तरह से जो ये 3 फैक्टर जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं ग्लोबलाइजेशन को बढ़ाने में। ठीक है, अब इसी को थोड़ा डिटेल में दे रखा है, आप इसे देख लेना। जैसे कि मान लो कि टेक्नोलॉजी जो है, टेक्नोलॉजी को बैकबोन ऑफ द ग्लोबलाइजेशन कहा जाता है। जैसे देख सकते हो, एडवांस्ड कार्गो शिप्स हो गई हैं, एयरक्राफ्ट हो गई हैं, जो लॉजिस्टिक्स नेटवर्क्स हैं वो अच्छे हो गए हैं, डिलीवरी फास्ट हो गई है। जैसे अगर मान लो एक जगह से दूसरी जगह सामान भेजना है, अब उसमें टाइम नहीं लगता, आप अपने सामान को ट्रैक कर सकते हो। साथ साथ इंटरकनेक्टिविटी होगी वर्ल्ड वाइड। पहले हम अब क्या है, जैसे अगर मान लो कि यूएस के अंदर कुछ हो रहा है, आप उस चीज को जान पा रहे हो, इंडिया के अंदर कुछ हो रहा है, आप उसको वेस्टर्न कंट्रीज या यूरोपियन कंट्रीज जान पा रही है। ऐसा क्यों हो पा रहा है? जस्ट बिकॉज ऑफ द इंटरनेट। फिर मोबाइल टेक्नोलॉजी आ गया, ईमेल, वीडियो कॉल्स। तो इस तरह से जो है ग्लोबलाइजेशन मतलब कनेक्ट करने में बहुत ज्यादा रोल हमें किसका देखने को मिलता है, टेक्नोलॉजी का देखने को मिलता है। नाउ अब जो टॉपिक है वो है इम्पैक्ट्स of globalization. This is the second most important topic, impacts of globalization. Impacts of globalization on India. Globalization on India. तो देखो, कोई भी चीज ना पूरी तरह से तो खराब होगा नहीं, उसमें कुछ अच्छाइयां भी होगी और कुछ बुराइयां भी होगी। तो ये जो ग्लोबलाइजेशन हुआ, मतलब हमने जो अपनी कंट्रीज को दुनिया की अलग अलग कंट्रीज के साथ कनेक्ट किया, या फिर उससे हमने अपने रिलेशन बनाए, तो उसके क्या पॉजिटिव फायदे हुए इंडिया के लिए, उसके लिए क्या इंडिया के लिए वो कैसे पॉजिटिव रहा, या फिर वो इंडिया के लिए कैसे नेगेटिव रहा, उस चीज को हम देखेंगे। तो पॉजिटिव कैसे रहा, तो नंबर 1 कि हमारा फॉरेन इन्वेस्टमेंट बढ़ा। कहने का मतलब जो बहुत सारी कंट्रीज आई इंडिया के अंदर, उन्होंने अपनी कंपनी सेटअप की। तो कहोगे सर इससे हमारा क्या फायदा? हमारा फायदा ये है कि हमारी कंट्रीज के अंदर क्या हुआ, एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हुई, है ना, एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हुई। साथ साथ जब वो कंपनी आएंगी तो अपने साथ साथ क्या लाएंगी, टेक्नोलॉजी भी लाएंगी। तो इस तरह से नई टेक्नोलॉजी भी हमारे यहाँ इंट्रोड्यूस हुई, तो एम्प्लॉयमेंट और टेक्नोलॉजी जैसी चीजों में इंप्रूव किया। साथ साथ जब इन्वेस्टमेंट होगा तो क्या होगा, ज्यादा कंपनी सेटअप होगी, तो ओवरऑल कंपनी की इन कंट्री की आपकी ग्रोथ भी होगी। नाउ इंडियन कंपनीज कम्पीट। अब बहुत सारी इंडियन कंपनीज है जिसको मौका मिला क्या, मल्टीनेशनल कंपनीज बनने का। इट मीन्स कंपनीज जो कि डोमेस्टिक थे नेचर में, मतलब कि सिर्फ और सिर्फ उनका प्रोडक्शन इंडिया के अंदर ही लिमिटेड था। अब वो जो है वर्ल्ड वाइड क्या कर सकती थी, वर्ल्ड वाइड अपनी चीजों को प्रोड्यूस कर सकती थी। फॉर एग्जाम्पल इन्फोसिस देख लो, टाटा मोटर्स, रेनबैक्सी, एशियन पेंट। these are what, these are the examples of what, these are the examples of Indian MNCs market, important for MCQs। ये कौन है, इंडियन MNCs है, तो आपको ध्यान रहना चाहिए। और ये कैसे पॉसिबल हो पाया, ग्लोबलाइजेशन की वजह से, क्योंकि इन्होंने कम्पीट किया तो इनकी जो है प्रोडक्शन अच्छी रही, इनकी प्रोडक्ट अच्छे रहे, तो फाइनली जो है ये डोमेस्टिक लेवल से अब वो ग्लोबल लेवल पर जा चुके, इसलिए मल्टीनेशनल कंपनीज बन चुकी हैं। देन सर्विस इंडस्ट्री, इंडिया के अंदर ग्लोबलाइजेशन की वजह से सर्विस इंडस्ट्री बहुत बूम किया। द इंडिया बिकेम ग्लोबल सेंटर फॉर आईटी सर्विसेज, डाटा एंट्री, अकाउंटिंग, इंजीनियरिंग, बिजनेस प्रोसेस। फॉर एग्जांपल अब देखो यहाँ पे कई सारे हैं, ये सब कॉल सेंटर के अंदर है ना। अब क्या है, कोई भी कंपनी जो है वो सारी चीजें अपने एक ही कंट्री के अंदर तो ऑपरेट होती नहीं है, तो उन्होंने अपने काम को अलग अलग जगह क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। और इस तरह से जो है यहाँ पे एक कंट्री अपनी सर्विसेज दूसरी कंट्री के अंदर प्रोवाइड कर रही। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था पहले भी, फॉर एग्जांपल कि आपने यूएस के अंदर कोई प्रोडक्ट खरीदा, ठीक है, और आपको उसके रिगार्डिंग कोई क्वेरी है, तो उसके लिए आपने यूएस से कॉल आया, तो वो कॉल का आंसर कौन दे रहा है, वही कंपनी दे रही है, लेकिन वो कंपनी कहाँ पे सेटअप है, उसकी दूसरी ब्रांच कहाँ पे, इंडिया के अंदर, और वहां के लोग जो क्या कर रहे हैं उसको रिस्पॉन्स दे रहे हैं। तो इस तरह से सर्विसेज में जो है इंडिया को सर्विस का हब बनाने में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया किसने, आपका ग्लोबलाइजेशन ने। नाउ कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट्स भी देखते हैं। नेगेटिव इम्पैक्ट्स क्या है,
ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज स्ट्रगल। अब हुआ क्या, जो बहुत पुरानी इंडस्ट्रीज थी जो कि मैनुअल लेबर पे डिपेंडेंट थी, फॉर एग्जांपल हैंडलूम की इंडस्ट्री हो गई, हैंडीक्राफ्ट की इंडस्ट्रीज हो गई, ये बहुत ज़्यादा इनको कंपटीशन फेस करना पड़ा और ना इनके पास इतनी टेक्नोलॉजी थी, ना इनके पास इतना कैपिटल था। इस तरह से ये compete नहीं कर पाए और फाइनली हुआ क्या कि इसकी वजह से इनको काफ़ी लॉस हुआ। तो कई सारी जो कंपनीज हैं, ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज हैं, पर्टिकुलरली जो मैनुअली जिसको ऑपरेट किया जाता था, जैसे कि हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज, ये पूरी तरह से कोलैप्स हो गई। साथ साथ जो स्मॉल इंडस्ट्रीज हैं वो भी कोलैप्स हो गई। रीज़न क्या है स्मॉल इंडस्ट्रीज का कोलैप्स होने के पीछे? कि जो सिंपली सेम रीज़न है कि जो उनके पास टेक्नोलॉजी थी वो इनके पास नहीं थी। क्योंकि भाई वो अगर एक दिन के अंदर वो 10,000 कपड़े प्रोड्यूस कर रहे हैं और कोई एक दिन के अंदर 100 कपड़े प्रोड्यूस कर रहा है, तो वो तो अपना प्रॉफिट मार्जिन देखेगा ना। वो कम कर सकते हैं प्राइस, जिसकी प्रोडक्शन ज़्यादा हुई, ये तो नहीं कर सकते। लेकिन लोग किसे खरीदेंगे? जिसकी प्राइस कम होगी। इस तरह से ये सारी इंडस्ट्रीज जो है वो धीरे धीरे करके कोलैप्स हो गई। अब बहुत सारे तो जो स्किल्ड वर्कर्स थे, अब क्या थी, पहले जो चीज़ें होती थी, अब कुछ चीज़ें हाथ से, जैसे आपने देखा होगा कि टैटू वगैरह बनता था तो वो पहले हाथ से ही बनता था। बहुत सारे डिज़ाइंस ऐसी थी जो हाथ से बनाए जाते थे, ठीक है। एट द सेम टाइम बहुत सारे ऐसे क्राफ्ट वर्क्स थे जो हाथ से होते थे, लेकिन आज के टाइम में उसे किया गया, टेक्नोलॉजी ने रिप्लेस कर दिया। तो इस तरह जो आर्टिसंस है, मतलब जो स्किल्ड लेबर थे, वो भी क्या हो गए, उनकी भी लाइवलीहुड पे काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट हमें देखने को मिलता है। और फाइनली जो उनकी जो बाप दादाओं की जो स्किल्स थी ना, वो धीरे धीरे करके ख़त्म हो गए। अब जैसे मान लो एक आपने देखा होगा हैंडमेड फैन जो होता है, जो हाथ से पंखा चलाते हैं, ठीक है। अब वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है। क्यों? रीज़न उसके पीछे क्या है कि अब उसकी जगह आर्टिफिशियल फॉर्म में दूसरे तरीके से बनता हुआ आ रहा है, जो कि ईजिली जो इंडस्ट्रीज बना लेती है। तो इसकी वजह से जो हमारा ट्रेडिशनल आर्ट था ना, वो भी कह लो कहीं ना कहीं खत्म होता जा रहा है। ये रीज़न हो गया। नाउ नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, वो है WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो पहले समझते हैं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है। एक बार आप इसके मेंबर्स कितने हैं ये एक बार आप क्रॉस चेक कर लेना। इसमें है नहीं, वैसे आप फिर भी चेक कर लेना। मोर देन 160 है, बट रिसेंटली कितना है वो नहीं है, एक बार आप देख लेना। बट यू हैव टू रेफर द NCERT, जिसके अंदर अराउंड कहा गया कि 160 कंट्रीज जो है इसके मेंबर्स हैं, ठीक है। नाउ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को किस लिए एस्टैब्लिश किया गया? तो ये देखो, एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका काम था इंटरनेशनल ट्रेड को लिबरलाइज कराना, ठीक है। मतलब कि ट्रेड को फ्री करना, जो मैंने कहा ना रेस्ट्रिक्शंस लगाए उसको हटाना, मतलब कंट्री को फोर्स करना, ठीक है। अब ये तो या तो प्यार से कर लो या ज़बरदस्ती कर लो, लेकिन उसको रेस्ट्रिक्शंस जो कंट्रीज ने लगा रखी थी उनको हटवाना, ये काम किसका था? WTO का। और एक ऐसे रूल्स बनाना जो कि सारी कंट्रीज के लिए बेनिफिशियल। मतलब अब देखो, कोई कंट्रीज जो रेस्ट्रिक्शंस लगा रखी है उसके पीछे भी रीजंस है ना। तो जैसे मान लो क्यों लगाती है, रीजन है कि अब जैसे मान लो US है, ये इंडिया है। इंडिया ने 1991 में जो है अपनी इकोनॉमी को लिबरलाइज किया, ठीक है। 1991 में इंडिया ने अपनी इकोनॉमी को लिबरलाइज किया, मतलब फ्री किया। उससे पहले कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगा रखे थे, कुछ एसेंशियल आइटम ही हम इंपोर्ट करवाया करते थे, ठीक है ना। तो हुआ क्या, जैसे मान लो US के पास तो बहुत काफ़ी टेक्नोलॉजी हाई है और काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्शन होता है। तो यहाँ पे अगर ये अपना सामान बेचेंगे तो इंडिया की जो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज है वो तो इसका कम्पीट नहीं कर पाएंगी ना। तो इसके लिए रेस्ट्रिक्शंस लगाना ज़रूरी है। तो इसलिए जो आप रेस्ट्रिक्शंस हटा रहे हो, तो जो ट्रेड की जो पॉलिसी होनी चाहिए वो कैसी होनी? फेयर होनी चाहिए, जो सबके लिए बेनिफिशियल हो ना। अब ये जो WTO इसकी इनिशिएटिव किसने ली थी? डेवलप्ड कंट्रीज ने, क्योंकि अल्टीमेटली ये उनको फ़ायदा देता है, इसलिए जिसका काम था कि दुनिया भर में ट्रेड को क्या कर देना? फ्री कर देना, कि कोई कंट्री जो इसके ऊपर रेस्ट्रिक्शंस ना लगाए। लेकिन क्या रियलिटी में ऐसा है? मतलब वैसे तो WTO प्रॉमिस क्या करता है, जो ट्रेड है वो सबके लिए फ्री है, लेकिन हमें देखने को मिलता है कि डेवलप्ड कंट्रीज को ज़्यादा फेवर किया जाता है एज कम्पेयर टू द डेवलपिंग कंट्रीज। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू अबाउट द डेवलप्ड कंट्रीज क्या होता है और डेवलपिंग कंट्रीज क्या होती है, हमने ये पहले ही डिस्कस कर रखा है डेवलपमेंट वाले चैप्टर में नाउ। लेकिन रियलिटी कुछ और है। कहते हैं क्या है कि हर एक के लिए जो है ट्रेड पॉलिसी सेम जैसी रहेगी, चाहे वो डेवलपिंग कंट्रीज हो चाहे डेवलप्ड कंट्रीज हो। लेकिन हमें क्या दिखता है कि डेवलप्ड कंट्रीज रिटेन प्रोटेक्टिव ट्रेड बैरियर्स। हमने तो कह लो कि इसने क्या किया, WTO ने फोर्स करके इंडिया से इन्होंने रेस्ट्रिक्शंस को हटवा दिए, ठीक है। लेकिन डेवलप्ड कंट्रीज जो है अपनी कोई न कोई एक्सक्यूजेस देके उन्होंने अपने जो टैक्स बैरियर्स है वो अभी भी लगा रखे। तो वही कहा गया कि ये रीजन हो गया। एट द सेम टाइम एक तो डेवलप्ड कंट्रीज उन्होंने बैरियर्स लगा रखा है, और जो डेवलपिंग कंट्रीज जो लगा रखी है बैरियर्स, उसको हटवाने के लिए फोर्स कर रही है कौन? डेवलप्ड कंट्रीज। इसका मेन एग्जांपल है एग्रीकल्चर
ट्रेड के अंदर, मतलब एग्रीकल्चर ट्रेड में जैसे मान लो वीट, राइस वगैरह बहुत ज़्यादा आप जो है एक्सपोर्ट नहीं कर सकते यूएस को या फिर बहुत सारी वेस्टर्न कंट्रीज को, क्योंकि उन्होंने उसके ऊपर इम्पोर्ट टैक्स ज़्यादा लगा रखा है ना, मतलब टैक्स बैरियर लगा रखा है, सिंपली ये समझ लो। इसलिए तो ये हमें देखता है कि डबल स्टैंडर्ड हमें देखने को मिलता है, मतलब आप डेवलपिंग कंट्रीज के साथ अलग ट्रीट करते हो और डेवलप्ड कंट्रीज के साथ अलग ट्रीट करते हो। इसलिए कहा जाता है कि जो डब्ल्यूटीओ का जो ऑब्जेक्टिव था वो फुलफिल वो नहीं कर पा रहा। लास्ट टॉपिक है, ये किसी वजह से इसकी इमेज आ नहीं पाई। दिस इज अबाउट द स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स। ठीक है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स, इसको इंडस्ट्रियल जोन्स भी कहा जाता है। ठीक है, इंडस्ट्रियल जोन्स डिजाइन टू अट्रैक्ट, थोड़ा बड़ा कर देता हूं मैं, सी industrial zones designed to attract foreign investment with world class infrastructure and business friendly policies। देखो होता है क्या है, हर कंट्री को इन्वेस्टमेंट चाहिए। कंट्री चाहती है कि हमारे यहाँ की इंडस्ट्रीज लगे, जिसकी वजह से क्या होगा, कंट्री की ग्रोथ भी होगी और साथ साथ वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी क्रिएट होगी। इसलिए हर कंट्री चाहती है कि हमारे यहाँ पे इन्वेस्टमेंट आए, हमारे यहाँ पे मल्टीनेशनल कंपनीज आए। लेकिन जो मल्टीनेशनल कंपनीज आपके यहाँ आएगी तो उसे भी तो कुछ ना कुछ फायदा चाहिए ना। तो इस केस में क्या कहा, इस केस में क्या करते हैं कि एक कंसेप्ट आता है इंडस्ट्रियल जोन्स का, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स का, मतलब कंट्री के अंदर कुछ ऐसे रीजन्स होते हैं जिसको डिक्लेयर कर दिया जाता है ये स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स है। वहां पे जो इंडस्ट्री एस्टेब्लिश होती है उसको बहुत सारे फायदे मिलते हैं, जैसे कि 24/7 पावर सप्लाई। आपको पता है कि इंडस्ट्री के अंदर इलेक्ट्रिसिटी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और अगर कंटिन्यूस इलेक्ट्रिसिटी नहीं रहेगी तो उसके बिजनेस पे काफी इम्पैक्ट पड़ता है। तो एक फैसिलिटी तो ये दी जाती है कि 24/7 पावर सप्लाई वहां रहती है। साथ साथ वाटर अवेलेबिलिटी बहुत मैटर करता है। अगर मान लो इंडस्ट्रीज है तो उसको वाटर की जरूरत पड़ती है उसके मैन्युफैक्चरिंग में या इंडस्ट्रीज के वर्किंग में, ठीक है ना, उसमें वाटर की जरूरत पड़ती है। तो यहाँ पे ऐसी जगह पे वो स्पेशल इकोनॉमिक जोन होता है जहाँ पे इजिली जो है वाटर एक्सेसिबल हो। नाउ मॉडर्न इंफ्रा, मतलब कि रोड्स अच्छे हो क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन के लिए वो बेहतर रहेगा, और फिर उसके साथ साथ स्टोरेज सिस्टम बेहतर हो। उसी तरह से टैक्स बेनिफिट्स। अच्छा, एक और सबसे मेन चीज आपको ध्यान रखनी क्या, कि जो भी कंपनीज स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स के अंदर क्या होती है, एस्टेब्लिश होती है, उसे 5 साल तक टैक्स नहीं देना पड़ता। ठीक है, या फिर टैक्स देना भी पड़ता तो ना के बराबर, ऐसा तो नहीं बिल्कुल भी टैक्स नहीं देना पड़ता, बट ना के बराबर देना पड़ता है, जिसकी वजह से क्या हो कि वो अपने आप को पहले सेटअप कर ले। हाँ, बाद में 5 साल जब पूरे हो जाएंगे तो उसको फिर जो है फुल फ्लेज टैक्स देना पड़ेगा। नाउ अब होता है कि एक फ्लेक्सिबल लेबर लॉ। देखो लेबर लॉज का मतलब क्या है कि लेबर की सेफ्टी के लिए, लेबर के वर्किंग आवर्स के लिए कई सारे लॉज होती हैं। अब कोई भी कंपनी चाहेगी कि जो कोई भी लेबर है वो कम काम करे, वो तो चाहेगी ज्यादा से ज्यादा काम करे, है ना, लेकिन हम कम से कम पैसा दें। तो इन सब चीजों को रेगुलेट करने के लिए इंडिया के अंदर कई सारे लेबर लॉज है। तो जब लेबर लॉज बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट होती है ना, तो कंपनीज नहीं चाहती कि वो लीगल एक्शन नहीं चाहते अपने ऊपर। तो क्या करती है गवर्नमेंट, कहती है नहीं आप जो है इनिशियली क्या कर सकते हो, जैसे मान लो लेबर है, लेबर को ऐसा नहीं होता कि आपने जब जरूरत है आपने हायर किया फिर उसको छोड़ दिया, क्योंकि उसकी फिर सिक्योरिटी ने वो बंदा कहाँ जाके काम करेगा। लेकिन जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स के अंदर उसके अंदर होता है कि अगर आप शॉर्ट पीरियड्स के लिए भी लेबर को हायर कर सकते हो। हालांकि ये लेबर लॉज के अगेंस्ट है, लेकिन हमने क्या कहा फ्लेक्सिबल लेबर लॉज